नमस्कार दोस्तों, मैं नीता भोजवानी वर्ल्ड विमेन स्पिरिचुअल ऑथर्स एंड आर्टिस्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आशा जी और पिरामिड लाइट टीम का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ अपनी एक फेवरेट बुक को शेयर करूँ। बुक को शेयर करने के पहले मैं अपने प्रिय गुरु ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं बुक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है सनशाइन बिफोर द डॉन। वो मेरी फेवरेट बुक है। इसे मैंने 3 साल पहले पढ़ा था। इसकी लेखिका है जूडी सतोरी। आप कई लोग उनसे वाकिफ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस बुक में ऐसा क्या है जो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं इस बुक को पढ़कर। जूडी सतोरी न्यूजीलैंड में पली बड़ी थी और वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, एनर्जी हीलर थी। और एक मेडिटेशन सेशन के दौरान उनकी बैल्थेजॉर नाम के व्यक्ति से परिचय होता है और उस दिन से वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होने लग जाती हैं। उनका संपर्क असेंडेड मास्टर सेंट जर्मन, डीजे विलखुल और कुआन येन से भी होने लग जाता है। और आर्कएंजल मेट्राटॉन, आर्कएंजल माइकल से भी उनका संपर्क होता है और उनसे वो ज्ञान लेते रहती हैं। वो काफ़ी वर्कशॉप करती थी। चूँकि एनर्जी हीलर थी तो उनका काम ही था लोगों को उनकी एनर्जी को देना। एक सेशन के दौरान आल्विन नाम के एक व्यक्ति से परिचय होता है जो कि सोलर एनर्जी का साइंटिस्ट था। जिस दिन सेशन होता है उसके दूसरे दिन ही उसको फ़ोन करके आल्विन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जूडी, मुझे तुम्हारे पास आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में डूबता जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मुझे घर में आने दो। जूडी मान जाती हैं, आल्विन को बुलाती हैं और जब आल्विन को लिटाकर उनकी चक्रास को देखते रहती हैं तब उन्हें पता चलता है कि कोई दूसरी आत्मा, एक दूसरी एंटिटी उसकी बॉडी को पसेस्ट कर ली है। वो आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करके उस एंटिटी से उसको मुक्त कराती हैं। 2 घंटे के बाद आल्विन को होश आता है और जब वो बताता है कि मैं एक स्पेस क्राफ्ट में गया था और मुझे पूरे ब्रह्मांड का ट्रैवल कराया और मैंने पृथ्वी को भी देखा और उन्होंने मेरी एनर्जी एक्टिवेशन के लिए ये सब किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा आल्विन ने कि जूडी तुम्हारे लिए भी एक मैसेज मुझे दिया गया है। जूडी सतोरी आश्चर्य करती है कि ऐसा क्या मैसेज है। तो आल्विन बताता है कि उन्होंने कहा है कि एक समय आएगा जब तुम अपने डिवाइन प्लान को करने के में सक्षम हो पाओगी और लोगों के 12 स्ट्रैंड डीएनए को रिकोड करोगी। वो आश्चर्य करती है कि अभी तक तो 2 स्ट्रैंड डीएनए के बारे में ही उसे मालूम था। 12 स्ट्रैंड तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। पर वो काफ़ी रिसर्च करती है, अपने मास्टर से, अपने एंजल्स लोगों से कनेक्ट होती हैं और उसके साथ ही वो दूसरे कई स्टार बींग्स के साथ भी, आर्चूरियन और भी स्टार्स लोगों के साथ कनेक्ट होती हैं और सब कुछ जानती हैं कि ये क्या है। तो उन्हें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में 2 स्ट्रैंड डीएनए तो है ही, पर हर स्ट्रैंड में 12 सब स्ट्रैंड हैं जो कि 12 डायमेंशन से रिलेटेड हैं और वो रिकोड करना उसका काम है। 12 डायमेंशंस के बारे में जब वो जानना चाहती है तो मास्टर्स बताते हैं कि 3rd डायमेंशन में पृथ्वी है, 4th में पैलेडियन है, फिर 5th और 6th सीरियस स्टार आता है, फिर 7th आर्चूरियंस, ऐसे करते हुए 10th 11th 12th लाइरा स्टार आता है। इस 12 डायमेंशंस, 3rd से लेके 12 डायमेंशंस तक के को लोअर हेवनली वर्ल्ड्स कहा जाता है। और 12 डायमेंशंस के बाद, लाइरा के बाद एक स्टारगेट आता है। उस स्टारगेट के बाद जितने भी 13 से लेकर 48 डायमेंशंस तक, 'हायर हेवनली वर्ल्ड्स होते हैं।
वो इन सब के बारे में तो जानती ही है और अपने काम में जुट जाती है। जो उनको डीएनए के रिसर्च के बारे में कहा गया था, वो एक झोपड़ी में रहकर, किसी बाली के किसी एक गांव में रहकर काफ़ी अपने आत्मा से कनेक्ट होकर डीएनए के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं। फिर 2002 के समय उनको मास्टर्स का मैसेज आता है कि अब समय आ गया है कि तुम जाकर लोगों को एनर्जी दो। वो एक चर्च में, न्यू ईयर ईव थी, चर्च में एक असेंबली को संबोधित करने के लिए जाती है और जब वो खड़ी होती है तो वो अपने मास्टर्स लोग को मन ही मन में कहती है कि अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब मुझे एनर्जी देना है। अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके मुंह से अजीब सी लैंग्वेज बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसी लैंग्वेज जो कभी उसने सुनी नहीं थी। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और अगर वो चाहती भी तो वो लैंग्वेज को बंद नहीं कर पाती है। और काफ़ी देर बोलने के बाद उसे कई लोगों के हंसने की भी आवाज़ आती है, कई लोगों के रोने की भी आवाज़ आती है। कई देर बोलने के बाद जब वो आँख खोल पाती है और ये लैंग्वेज उसका बोलना बंद हो जाता है, जब वो देखती है आँख खोलकर तो आश्चर्य करती है कि कई लोग खुशी के मारे हंस रहे हैं, कई लोग एकदम दुखी होकर रो रहे हैं और कई लोग फ्रीज हो गए हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसने ऐसी कौन सी लैंग्वेज बोली जो कई लोगों में तो खुशी पैदा करी, कई लोगों में दुख। ऐसा क्या है? तब उसके मास्टर्स बताते हैं कि ये लाइट लैंग्वेज है, जो हमारी आत्माओं की लैंग्वेज है, जो हम स्पिरिट वर्ल्ड में बोलते हैं। थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होते जाती है इस लैंग्वेज को बोलने की। बहुत ही रिदमेटिकली वो इस लैंग्वेज को बोलने लग जाती है और उसे मास्टर्स के द्वारा पता चलता है कि ये वर्ड्स, हर वर्ड्स में एनर्जी है। वर्ड्स हैंड्स और आंखों के द्वारा, क्योंकि वो जब लैंग्वेज बोलती है तो वो काफ़ी हाथों का इशारा भी करती है। इन तीनों के द्वारा, आवाज़, उसके हैंड्स और उसके वर्ड्स के द्वारा, वो लोगों की डीएनए को एक्टिव करती है, उनकी बॉडी को रीसिंथेसिस और रीजनरेट करती है, ताकि 2012 के बाद जो हायर डायमेंशंस की एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आएंगी, उसके लिए वो तैयार हो सकें। जब भी वो वर्कशॉप में ऐसे लैंग्वेज को बोलती है तो वो देखती है कि लोग काफ़ी एम्पावर हो रहे हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा निकलते जा रहे हैं, उनकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते जा रही हैं। तो उसे भी लगता है कि ये लैंग्वेज में बहुत पावर है। वो अपने काम को जारी रखती है और मास्टर्स के द्वारा उसको मैसेज आता है कि 2012 से लेकर 2033 तक, 4th 5th से लेकर 12 डायमेंशंस तक की स्टार की हर एक की एनर्जी सीक्वेंस वाइज पृथ्वी पर आएगी। इस एनर्जी को आत्मसात करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो उसने मेहनत की है वो उसके कारण ही संभव हो पाएगा। क्योंकि जब वो लैंग्वेज बोलती है तो वो सभी लोग आत्मिक उन्नति की तरफ प्रयास करते हैं और उनकी बॉडी भी फिर से रीजनरेट होती है ताकि हायर डायमेंशन की एनर्जी को ले पाए। तो जो ये 2012 से लेकर 2033 का पीरियड है वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, जिसमें हायर डायमेंशंस की एनर्जी हमारे पास लगातार सीक्वेंस वाइज आते जाएगी। वो इस काम को जारी रखती है और एक दिन जब वो वरांडे में बैठे रहती है तब अपने पति के साथ, तो एक लाइट बॉल उसके सामने आता है। वो घबरा जाती है क्योंकि बिल्कुल अजीब सा था, ना वो कोई स्पेस क्राफ्ट था ना कुछ, एकदम लाइट बॉल आके खड़ा हो जाता है सामने में और उसमें से आवाज़ आती है कि कुछ समय के बाद हम आपको एक बुक लिखने के लिए बताएंगे और आपको उस बुक के द्वारा लोगों को संदेश देना है कि कितने डायमेंशंस हैं और किस तरीके से वो अपने डीएनए को एक्टिव करके अपने आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सवेरे जब वो एक बार सोते रहती है तब उसकी खिड़की के सामने वो लाइट बॉल फिर से आ जाता है और उसे उठकर बुक लिखने के लिए कहता है।
वो तुरंत बुक लिखना शुरू कर देती है। टेलीपैथिक मैसेज के द्वारा ये पूरी बुक लिखी गई है, जिसमें 1 साल का समय लगा है। यहाँ तक के मैसेज के अलावा, यहाँ तक के वो जो मैसेज उनको दे रहे थे वो स्पेलिंग भी सुधराते थे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो इतने वो थे, मतलब सक्षम थे कि वो एक एक सेंटेंस को और एक एक स्पेलिंग को भी वो चेक करते थे। 1 साल के बाद ये बुक आई है हमारे सामने। 2011 में ये बुक पब्लिश हुई है और पिछले 20 वर्षों से जब वो एनर्जी हीलर से लेकर आज तक वो बहुत ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं और अपनी इस लाइट लैंग्वेज की द्वारा जो डिवाइन प्लान है, जिसको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है पृथ्वी पर ताकि वो लोगों के डीएनए को रिकोड कर सके, एक्टिव कर सके, वो काम सफलतापूर्वक कर रही है। अभी वो अमेरिका में रहती हैं और छुट्टियों में अपने न्यूजीलैंड जाके अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये कहानी 1 लाख वर्ष पूर्व की है। बहुत लंबा समय है जब मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। इसमें एक लव स्टोरी भी है जो बहुत प्यारी है। कहानी शुरू होती है गैलेक्टिक काउंसिल मीटिंग से। गैलेक्टिक काउंसिल मीटिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी के सभी स्टार्स के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर आपस में बात करते हैं और दूसरी गैलेक्सी के लोगों के अटैक से बचाव का क्या क्या प्रबंध है वो करते हैं। कुछ डार्क फोर्सेस भी होती हैं और कुछ दूसरी गैलेक्सी के लोग भी अटैक करते हैं। वो जो भी मेंबर्स थे उसमें वो सभी वननेस में रहते हैं, ईश्वर के प्लान के तहत ही काम करते हैं। वो लव और लाइट को रेडिएट करते हैं और बहुत ही अलग अलग रूप में रहते हैं। हर स्टार का जब डायमेंशन अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी भी अलग अलग रहती है, पर सभी का एक ही काम है, वननेस के लिए काम करना, ईश्वर के प्लान को पूरा करना। तो हमारी इस कहानी का जो हीरो है मॉस्टीना, वो 12 डायमेंशन लायरा में रहता है और जो हमारी हीरोइन है एसेनिया, वो 5th डायमेंशन सीरियस में रहती है। वो भी दोनों मेंबर थे। सभी लोग आपस में मिलकर बात करते हैं और इस मीटिंग का मेन पर्पस था कि पृथ्वी का उत्थान कैसे किया जाए, क्योंकि पृथ्वी तब बहुत तेजी से गिर रही थी और सभी लोगों के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि सभी यहाँ के लोग अपनी डिविनिटी को भूल चुके थे। ये मीटिंग के उद्देश्य को मॉस्टीना बताता है और सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी कभी तारा के नाम से जानी जाती थी, जो 5 डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी की थी। फॉलन एंजल्स, कुछ एंजल्स थे जो बगावत करके स्टार गेट से बाहर निकल कर आ गए थे और उन्होंने पृथ्वी पे डोमिनेशन के द्वारा लोगों में बहुत ही नेगेटिव इमोशन डाल दिए थे। ग्रीड, जेलसी, वायलेंस, ऐसे बहुत से नेगेटिव इमोशन डाल दिए थे जिनके कारण लोगों की चेतना का पतन होने लग गया था। और जैसे लोगों की चेतना का पतन होने लग गया वैसे ही पृथ्वी की भी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती गई और 5 डायमेंशन की हमारी तारा 3rd डायमेंशन में पहुंच गई। तो मॉस्टीना कहता है कि अब हम सभी लोगों को एकजुट होकर पृथ्वी के असेंशन के लिए सोचना चाहिए और हम सभी लोगों को एक नई मानव जाति का निर्माण करना चाहिए, जिसको पृथ्वी पर भेजकर हम ऐसी जाति को फैलाएं जो इवॉल्व हो सके, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके। और इसकी प्लान आप सभी लोगों की रजामंदी से होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को एक एक जेनेटिक हेरिटेज, आपका जो भी आनुवंशिक गुण है जो अच्छा वाला, वो इस नई मानव जाति को देना होगा। इसके लिए
कई लोग मानते हैं और कई लोग बिल्कुल भी नहीं रजामंदी करते हैं। उसमें से जो अल्फा सेंचुरी स्टार था उसके रिप्रेजेंटेटिव खड़े होकर कहते हैं कि तुम मोस्टिना इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि पृथ्वी के लोग वैसे ही बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और बहुत ही लालची प्रवृत्ति के हैं, और यदि हमने अपने अच्छे गुण उनको दे दिए तो हो सकता है कि वो हम पर अटैक कर दें। हम वैसे ही दूसरी गैलेक्सी और डार्क फोर्सेस के अटैक के कारण परेशान हैं, तो ऐसे जाति को बनाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर उस समय जब इनका विरोध होता है तब एसेन्या अपनी जगह से खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि आप लोग याद करिए कि हम सभी अनंत ईश्वरी चेतना के अंश हैं। और जब उनका पतन हो रहा था, जब पृथ्वी का पतन हो रहा था, तब हम चुपचाप बैठ के देख रहे थे, ताकि क्योंकि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके पतन में हमारी भी कोई भूमिका रही है। अगर हमने उस समय एक्शन लिया होता तो शायद पृथ्वी थर्ड डायमेंशन में नहीं पहुंचती थी। तो अभी उसके उत्थान की जिम्मेदारी भी हम पर ही है, और हमी को उसके लिए एक नई मानव जाति, जो मोस्टिना जी कह रहे हैं, वैसा ही होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एसेन्या बताती है कि हम जो 12 डायमेंशंस के लोग हैं, जो भी लोअर हेवनली वर्ल्ड्स के लोग हैं, सभी आत्माएं स्टार गेट से नीचे वापस आ सकती हैं, परंतु ऊपर की तरफ यात्रा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई 5 डायमेंशन में रहता है तो वो 11 डायमेंशन में जाके नहीं रह सकता, क्योंकि हर डायमेंशन के हिसाब से उनकी बॉडी और उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो वो कहती है कि मैं अगर चाहूँ तो किसी और दूसरे डायमेंशंस में जाके नहीं रह सकती। ट्रैवल कर सकते हैं उन लोग, पर रह नहीं सकते। तो ऐसा हम करते हैं कि एक नई ह्यूमन जाति बनाते हैं, और ऐसा जेनेटिक कोड हम बनाते हैं जिसको लेने के बाद वो इंसान 12 डायमेंशंस में ट्रैवल भी कर सकेगा, रह भी सकेगा, और यदि हम में से किसी को भी इच्छा होगी तो वो अर्थ पर जाके जन्म ले, वही जेनेटिक कोड अपने में एम्बेडेड कर ले, और उसके बाद वो 12 डायमेंशंस में ट्रैवल और रहने के योग्य बन जाए। तो हमारे लिए दोहरा लाभ है कि हम पृथ्वी वालों को तो मदद करेंगे ही, पर हम और दूसरे स्टार बींग्स को भी हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जिसको भी ऐसे काम करने हैं 12 डायमेंशंस में ट्रैवल और रहने का, तो उनके पास भी अवसर मिल जाएगा। वोटिंग होती है, सभी लोग मान जाते हैं, और सभी लोग अपने अपने एक गुण देने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे पैलेडियंस एथरिक हार्ट देता है, आर्चुरियंस कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिट इमोशनल बॉडी देता है, एंड्रोमेडन्स अपनी बुद्धि देता है, जो वो बुद्धि जो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत काम आती थी। ऐसे ही करके सभी लोग अपने अपने एक आनुवंशिक गुण देते हैं। पर अल्फा सेंचुरी जो पहले ही मना कर चुका था, वो कहता है कि मैं इस नए मानव जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैं देखूंगा कि अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ जा रही है और आदमी वाकई सुधर गया है, तब मैं अपना आनुवंशिक गुण उसको दूंगा। अल्फा सेंचुरी के पास सबसे अच्छा गुण था फाइनली ट्यून्ड उनका नर्वस सिस्टम था। वो जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे उतने कोई भी स्टार के लोग नहीं थे। तो वो कहता है कि मैं अपने नर्वस सिस्टम का जो भी क्वालिटी है वो ह्यूमन को दूंगा, पर अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब 5 डायमेंशन की तरफ अर्थ आगे बढ़ेगी। सभी लोग अपने अपने गुण देते जाते हैं और ये तय होता है कि 8 मेल और 8 फीमेल बनाकर पृथ्वी पर छोड़े जाएंगे, ताकि वो दूसरे मानव से शादी करके अपनी संतति को बढ़ाते जाए और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी में ये 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। एसेन्या कहती है कि हमको इस नई जाति का नाम
ह्यूमन रखना चाहिए। ह्यूमन का जो पहला 2 वर्ड है HU, वो सेक्रेड साउंड ऑफ गॉड है, ईश्वर का पवित्र आवाज़ है, वो रखे ह्यूमन। और इसको क्रिस्टलाइन ग्लैंड दें। उसके पहले 1 लाख वर्ष पूर्व तक जो भी मानव थे उनको क्रिस्टलाइन ग्लैंड नहीं दी गई थी, जिसको आजकल हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। एसेनिया कहती है कि 12 डायमेंशंस तक उनका कनेक्शन बना रहे, इसके लिए हमें पीनियल ग्लैंड देनी चाहिए, ताकि वो थर्ड आई के द्वारा जो हम कनेक्ट होते हैं वही क्रिस्टलाइन ग्लैंड के लिए एसेनिया कहती है। और मॉस्टिना बताता है कि अब हमें 12 चक्रास, क्योंकि तब तक के सिर्फ 7 चक्रास रहते थे मानव में, तब अब जो नई ह्यूमन रेस बनेगी उसमें 12 चक्रास रखेंगे। 7 उसकी बॉडी में ही रहेगा जैसे रहता था, और 5 उसके सर के ऊपर रखे जाएंगे, जो कि 12 डायमेंशन से कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि जिस जिस सीक्वेंस में एनर्जी आती जाएगी उस सीक्वेंस में उसके चक्र एक्टिव होके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये तय हो जाता है, और साथ में ये भी तय होता है कि उस नई मानव जाति की लाइट ग्रिड जो उसका है वो लायरा में बनेगा, क्योंकि लायरा की जो औरतें हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और वीविंग के लिए मानी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लाइट ग्रिड को बुनती थी। और उसकी जो बॉडी बनेगी न्यू ह्यूमन की, वो सीरियस में बनेगी, क्योंकि वो स्टार क्रिएशन के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर उसकी बॉडी बनेगी और डीएनए भी वहीं पर डाले जाएंगे, क्योंकि सीरियस में सबसे अच्छे जेनेटिक एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सब तय हो जाता है, मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सभी अपने अपने स्टार की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब हमारी हीरोइन एसेनिया अपने घर पहुंचती है, तब उसे लगता है कि जब भी ये मीटिंग होती थी, वो मॉस्टिना से मिलती थी, तो मन ही मन उसको चाहने लगी थी। पर वो ये भी जानती है कि वो मॉस्टिना के साथ कभी भी शादी करके नहीं रह सकती, क्योंकि वो 5 डायमेंशंस में रहती है और मॉस्टिना 12 डायमेंशंस में रहता है। अगर इन दोनों की शादी हुई भी और उनसे जो बच्चे होंगे वो दोनों डायमेंशंस के बीच में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि न वो 5 डायमेंशंस में अच्छे से रह पाएंगे, न 12 डायमेंशंस में। तो ऐसी मैरिज संभव नहीं थी, पर वो मन ही मन प्यार करती थी और अपने प्यार को बिल्कुल भूलकर अपने इस डिवाइन प्लान की तरफ अपने आप को फोकस करती है। जब वो अपने सीरियस पहुंचती है तो अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बताती है, अपनी टीम को, कि अब हमें एक नया ईश्वरीय प्लान मिल गया है जिसको हम सबको मिलके पूरा करना है, सब कुछ समझाती है। और जब उसके पिता आते हैं तो अपने पिता को इसके बारे में जब बताती है तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ, मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड देख के आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये डिवाइन प्लान के बाद तुम कई जन्म पृथ्वी पर लोगी और वहाँ पर तुम लोगों को जागृत करोगी, अवेकन करोगी, और एक समय के बाद तुम वापस हायर डायमेंशन पे वापस लौट के आ जाओगी। टीम बनती है, सभी लोग काम करना शुरू करते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे अभी लायरा जाना है, क्योंकि लाइट ग्रिड बॉडी उनकी बननी है। तो लायरा 12 डायमेंशन की है और ये 5th डायमेंशन में रहती है, तो इसके कारण उसके फादर उसको सचेत करते हैं कि आप लोग जाने के पहले अपनी लव और लाइट और पीस की एनर्जी को आप लोग रेज करिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, क्योंकि 12 डायमेंशन हाई एनर्जी से स्टार है। वहाँ पे तुम्हारी बॉडी को तकलीफ ना हो, इसलिए तुम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने के लिए कहते हैं, जो दिन में 3-4 बार उनको करनी थी। जितने बार वो करते जाएंगे उतना ही उनकी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। तो पूरी टीम लायरा जाने के लिए तैयार होती है और 1 हफ्ते पहले से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। और अपने 10 टीम मेंबर्स के साथ वो लायरा पहुंचती है। जैसे कि आप जानते हैं, लायरा का हमारा जो हीरो है मॉस्टिना, वो उसके लेने आता है और
उसे उन पूरी टीम को जब वो ब्लू पाम्स होटल में रहाता है, तब वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि नेचुरली वो 12 डायमेंशन है। तो जब आप सोचिए पृथ्वी पर हम इतनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो 12 डायमेंशंस की टेक्नोलॉजी तो हमसे कहीं गुना आगे होगी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर बुक में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे थॉट के द्वारा आपके शावर में जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आप जिस चेयर में बैठते हैं उस चेयर को जिस चीज़ के लिए आप मांगते हैं, सिर्फ एक थॉट बनाना है, थॉट क्रिएट करे और आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। उसे बहुत पसंद आता है वहाँ की टेक्नोलॉजी। और सबसे प्यारी चीज़ें जो वहाँ पर लिखी हुई थी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ पर सीढ़ियाँ, इस डीएनए के जो स्पाइरली होते हैं, आप लोग साइंस स्टूडेंट होंगे तो ऐसे करके क्रॉस होके जैसे गुथे रहते हैं, सीढ़ियाँ भी ऐसी बनी रहती थी, एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का। मतलब घर तो पिरामिड शेप के थे ही, वहाँ के जितने भी डायमेंशन के हैं, जितने भी हैं, वो सभी पिरामिड शेप के घर हैं। और सीढ़ियाँ डीएनए के हेलिक्स के हिसाब से बनी रहती थी। और वहाँ की जो सुंदरता वर्णन की गई है हर एक डायमेंशन की, चाहे हम लायरा की बात करें या सीरियस की बात करें, अलग अलग तरह के स्काई। हमारे तो इधर पे ब्लू होता है, कहीं पे वायलेट स्काई है, कहीं पे पर्पल स्काई है। उनके माउंटेन्स, उनके जो झाड़ियाँ हैं वो पिंक कलर की हैं। मतलब जो खूबसूरती, माउंटेन्स, वैलीज, वाटरफॉल्स, वो जो भी खूबसूरती हर एक डायमेंशन की दी गई है। मैं अभी आपके पास, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं खूबसूरती का वर्णन करूं, पर जो भी चीज़ है इतने सुंदर वर्णन है। हम जानते हैं कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पर इससे भी कहीं खूबसूरत उस डायमेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन है। वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पृथ्वी में जिस चीज़ों को सफ़र करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर ट्रैफिक नहीं है। वहाँ रोड ज़रूर बने हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्टार बींग्स हैं या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को बोलें, जो दूसरे स्टार के लोग हैं, उन लोग पैदल चलते हैं तो उनके लिए रोड बने हैं। पर वो जब ट्रांसपोर्ट के लिए जाते हैं तो वो हवा के द्वारा, जो जैसे हमारे इधर पे एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स होती हैं, वैसे उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसके द्वारा वो हवा में ही आते जाते हैं, तो ट्रैफिक का उनको टेंशन नहीं रहता है। और 5th डायमेंशन के जो लोग हैं वहाँ पे सिर्फ नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं और बिल्कुल भी बूढ़े नहीं होते। वो भी एसेनिया हमारी 400 साल की है, जो सीरियस में रह रही हैं। वो हायर वर्ल्ड से, जो 13 डायमेंशन के बाद जो हायर वर्ल्ड से, वहाँ से नीचे आई हैं। 400 साल से वो यहाँ पर काम कर रही हैं, अपनी फेमिनिटी पावर्स को लोगों को दिखाने के लिए कि फेमिनिन एनर्जी का क्रिएशन कितना सक्षम है, उसके बारे में वो बताने के लिए आई हैं। हमारा जो मॉस्टिना है, जो लायरा में रहता है, वहाँ पे भी लोग बिल्कुल बूढ़े नहीं होते। पर फिर भी 5th डायमेंशन में लोग खाते तो हैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, सब कुछ। लायरा में तो कुछ भी खाना नहीं खाते। वहाँ पे सिर्फ ब्रेथ और अपनी पूरी स्किन से प्राणा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने थॉट पावर से अपने बॉडी को रिजुनवेट करते हैं और वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। कितना अच्छा है वहाँ पे, ना कुकिंग करना पड़ता है, ना वहाँ पे कोई टेंशन रहता है एजिंग का। तो ऐसी सुंदरता जो वर्णन की गई है वो आप जब बुक पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी सुंदर है वहाँ की दुनिया। एसेनिया की टीम मॉस्टिना के साथ लायरा घूमती है और मॉस्टिना उसको बहुत सी जगह घुमाने लेके जाता है, जहाँ पे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ के मकान के पत्थरों को छूने से ही एसेनिया की टीम को उनकी फ्यूचर लाइफ भी दिखने लग जाती है। उसके बाद उनको लायरन स्टारगेट लेके जाता है, जहाँ पर एक गोल्डन पिरामिड
गोल्डन वाइट कलर का पिरामिड होता है, जिसकी हर वॉल पे एक आई होती है, आई ऑफ क्रिएशन जिसको कहते हैं, और उसके द्वारा जो न्यू ह्यूमन रेस है उसकी डीएनए कोड को, इंफॉर्मेशन को दिया जाता है एसेनिया को। उसके बाद इस जगह को द लैंड ऑफ द प्लेस ऑफ बिगिनिंग और द प्लेस ऑफ बिकमिंग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोअर हेवनली वर्ल्ड से जितनी भी आत्माएं ज्ञान अर्जित करके मुक्त होके स्टार गेट में आती हैं, और स्टार गेट में से के बाद वो हायर वर्ल्ड्स में जाती हैं, और जो हायर वर्ल्ड्स से आत्माएं आती हैं और नीचे लोअर हेवनली वर्ल्ड्स में जाके ज्ञान अर्जित करना चाहती हैं, तो वो स्टार गेट में आके पहली बार अपने शरीर को धारण करती हैं, और पहला जन्म उनका लायरा में बिताना जरूरी रहता है। उसके बाद अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी पसंद के अनुसार वो कोई भी वर्ल्ड को चुन सकती हैं, कोई भी स्टार को चुन सकती हैं, और वहाँ पर वो अपने ज्ञान को अर्जित करती हैं। अनुभव ही ज्ञान है, तो हर डायमेंशन से अपने ज्ञान को अर्जित करके पूरी तरीके से मुक्त होकर वो हायर वर्ल्ड्स में जाने के पहले फिर से स्टार गेट में आती हैं। इसीलिए इसको द प्लेस ऑफ बिगनिंग एंड बिकमिंग कहा गया है। यानी कि हम भी जब पहली बार अपने शरीर को लिए थे तो हम स्टार गेट में आए थे, हम सभी ने अपना पहला शरीर लिया था और लायरा में हमने अपना पहला जीवन बिताया था। अब हमारी यात्रा ये होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द फिर से स्टार गेट में जाएं और आगे की यात्रा हम पूरी कर सकें। तो यहाँ पर वो जब देखती है एसेनिया, तो वहाँ पे उसके सामने ही 3 सोल्स, 2 मेल और 1 फीमेल अपने शरीर को धारण करते हैं। उनका शरीर बनते हुए वो देखती है कि किस तरीके से उसकी आउटलाइन बन रही है, उनके ऑर्गन्स बन रहे हैं, और पूरी तरीके से वो तैयार हो जाते हैं और चलने फिरने भी लग जाते हैं। वो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, और एसेनिया उनसे बात भी करती है, और वो लायरा की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एसेनिया उसके बाद हॉल ऑफ ड्रीम टाइम में जाती है, और वहाँ पर जो बुजुर्ग लायरन औरतें थी वो इलोहिम एनर्जी को लाइट ग्रिड के रूप में बूंदती थी। और जब लायरन औरतें पूछती हैं कि तुम्हें किस तरीके का न्यू ह्यूमन रेस चाहिए, क्योंकि हमें तुम बताओगी तभी हम थॉट में रख के उस टाइप की ह्यूमन रेस को उसके हिसाब से ही हम लाइट ग्रिड बनाएंगे। तो उस समय जो मानव जाति थी वो काफ़ी नाटी थी, और उनके जॉस काफ़ी आगे निकले हुए थे, सर भी पीछे से बहुत निकला हुआ था, काफ़ी हेयरी थे। तो वो सब एसेनिया अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती है कि मुझे न्यू ह्यूमन रेस में मजबूत बॉडी चाहिए, टॉल चाहिए, और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो एक तरह से सुंदर मानव की रचना वो कहने के लिए कहती है। और लायरन औरतें कहती हैं कि चूँकि पृथ्वी के डीएनए दूषित हो गए हैं, इसलिए जब हम लाइट ग्रिड बना के देंगे, जिस भी टेम्पलेट में, प्रोटोटाइप का जो आपका टेम्पलेट है उसमें, और आपके जो पृथ्वी के लोग हैं उनका डीएनए जिस तरीके से दूषित हो गया, उनके साथ जब शादी करके बच्चे पैदा करते जाएंगे तो काफ़ी जनरेशन के बाद ये वाली आपकी जो आप चाहती हैं वो तब जाके मैनिफेस्ट हो पाएगा। और अपने थॉट में रखकर उस नए ह्यूमन रेस की रचना को ध्यान में रखकर वो प्रार्थना करती हैं, लायरा सॉन्ग गाती हैं, और लायरा सॉन्ग में पृथ्वीवासियों को अपने स्टार में लौटने की पुकार होती है। आप जब उस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपका ट्रू होम आपको बुला रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमारा ट्रू होम कौन सा स्टार था जहाँ से हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, पर वाकई आपको वो महसूस होगा। उसके बाद वो मॉस्टीना, जब ये ग्रिड बनने में कुछ टाइम लगता था, तो मॉस्टीना उसको अपने घर लेके जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। बहुत सुंदर वर्णन है। और वहाँ पर उसको एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट के साथ एक गोल्डन की होती है और एक लेटर होता है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि ये मेरे दिल की चाबी है और ये किसी दूसरे जगह की भी चाबी है, इसको सुरक्षित अर्थ में लेकर जाना। एसेनिया, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जहाँ भी जाना है
वो तुम्हारी मदद करेगा और अंत में तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। ये की को वो अपने चेन में पहन लेती है और अपने सीरियस प्लैनेट में, अपने स्टार में लौट आती है, क्योंकि अब उसकी लाइट ग्रिड का काम पूरा हो चुका है। अब उसे सैंपल्स लेने के लिए आगे कार्यवाही करनी है। वहाँ सीरियस में उसके फादर मिलते हैं और वो जब पूरी बातें बताती है तो उसके फादर बताते हैं कि तुमको कई जन्म लेकर पृथ्वी पर आना होगा और ये जो डीएनए का तुम कोड बना रही हो, ये 12 स्ट्रैंड का, वो तुम अपने में भी लोगी और उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगी, चाहे तुम जिस भी डायमेंशन में रह पाओ। तो ये उसके लिए खुशी की बात होती है कि ये कोड लेने के बाद, जेनेटिक कोड लेने के बाद वो मुक्त हो सकेगी और हो सकेगा तो मॉस्टीना के साथ लायरा में अपना अच्छा जीवन बिता पाएगी। खुशी की तो बात थी, परंतु इसके साथ एक डर भी था, एक दुख भी था, क्योंकि अर्थ इतना हार्श स्कूल है कि जहाँ पे जन्म लेना और जन्म के साथ कर्म और चैलेंजेस को लेते लेते अपनी मंजिल तक पाना बहुत कठिन था। पर ठीक है, उसको प्यार भी मिल सकता था और ये डिवाइन प्लान के लिए जो काम कर रही थी उसको भी वो अंजाम दे सकती थी। उसके बाद वो अपने फादर के साथ और अपनी टीम के साथ अर्थ में जाने के लिए तैयारी करती है, क्योंकि अर्थ में उसको टिश्यूज़, ब्लड सैंपल्स और डीएनए सबके सैंपल्स लेने हैं, क्योंकि जो डीएनए वो डालेगी न्यू ह्यूमन में और जो अभी रह रहे हैं उनका मैच होना चाहिए। तो उनके मैच करने के लिए उनके सैंपल्स को लेना उसको ज़रूरी था और वो अपने फादर के साथ अर्थ की तरफ रवाना होती है। अर्थ में पैलेडियंस लोगों ने 2 कॉलोनीज बना के रखी थी, जिनको अटलांटिस और मू कहते हैं। वहाँ वो क्योर शहर में उतरती है अटलांटिस के। जहाँ पे वो उतरती है वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, पैलेडियंस थे, और उन्होंने ही ये कॉलोनी को बनाया था। और वो बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर और स्वार्थी लोग हैं, इसलिए आप जब भी सैंपल्स लेंगे तो आप पहले लोगों को बेहोश कर लेना, उसके बाद आप सैंपल्स लेना। उसके बाद उसके लिए वेलकम पार्टी, इस टीम के लिए पूरी वेलकम पार्टी अरेंज की जाती है और वहाँ पर उस पार्टी में उसको एक मॉस्टीना का हम शक्ल मिलता है। उसका नाम कैप्रिसियो बताता है और वो कहता है कि मैं इंटर गैलेक्टिक ट्रेडर हूँ और मैं किसी काम से यहाँ पर आया हूँ। और जब मॉस्टीना को पता चला कि मैं अर्थ में आ रहा हूँ अटलांटिस में, तो तुम्हारे लिए मुझे एक लेटर दिया है। एसेन्या आश्चर्य करती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले तो उसने लेटर दिया था और की दिया था, तो फिर ऐसी क्या बात है जो मॉस्टीना फिर से उसे लेटर भेज रहा है। उस लेटर में लिखा था कि जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं दूर जा चुका हूँगा, चिंता मत करना, पर मैंने जैसे वायदा किया था कि जब तुम्हारे पृथ्वी पर आखिरी जन्म हो जाएगा और तब मैं तुम्हें पृथ्वी पर लेने आऊँगा और इन सभी स्टार्स के बीच में वापस लेकर आऊँगा। क्योंकि मॉस्टीना ने उसे बताया था कि जब तुम अर्थ में आखिरी जन्म लेकर अपना कंप्लीट करोगी अर्थ का मिशन को, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो इस लेटर में फिर से उसको रिमाइंड कराता है और ये कहता है कि मैं दूर जा चुका हूँगा। तो एसेन्या को आश्चर्य होता है कि वो कहाँ दूर जा रहा है, क्या गैलेक्टिक काउंसिल को छोड़ रहा है या लायरा को छोड़ रहा है, वो समझ नहीं पाती, पर वो अपने काम में ध्यान देती है। और इस लेटर के साथ उसको एक ड्राइंग मिलती है, जिस ड्राइंग में 2 डायग्राम्स बने होते हैं 2 आइलैंड के, और उसमें लिखा रहता है गो टू मू। तो वो तो वैसे भी जाने वाली थी मू, क्योंकि अटलांटिस में जब सैंपल्स का पूरा काम हो गया तो उसे मू की तरफ जाना था। तो उसने ऐसा क्यों लिखा है और मू के जो ये 2 ड्राइंग्स बनाया है आइलैंड के, वो क्यों बनाया है। पर वो अपने काम में लगती है और उसी समय अटलांटिस में जब वो सैंपल्स इकट्ठे करती रहती है तब उससे आर्यन जाति का भी सैंपल मिलता है। आर्यन जाति जो आप सभी लोग जानते हैं, उसके भी डीएनए दूषित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था, स्वार्थी हो गए थे, हिंसक हो गए थे, तो उनके भी डीएनए बुरी तरह से नष्ट होते जा रहे थे। अपना ये काम करने के बाद वो उसकी टीम मू की तरफ रवाना होती है। उसके फादर लौट जाते हैं अपने
सीरियस में, और अपनी टीम के साथ जब मूव जाती है तब वो पता लगाती है कि ये 2 आइलैंड कहाँ के हैं जिनके बारे में मॉस्टिना ने कहा है कि तुमको जाना है। जब वो जाती है, पता करती है, तब उसे पता चलता है कि ये आइलैंड एक ऐसी जगह का है जिसको ओंटारा कहते हैं। ये ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे पूरी 12 डायमेंशंस की एनर्जी का समाविष्ट होता है। वो अपने सैंपल्स इकट्ठे करती है मुंह में, और जब पूरी टीम का काम हो जाता है तो उस जो ड्राइंग मॉस्टिना ने दिया था वहाँ के लिए वो अकेले रवाना हो जाती है। काफ़ी पता करते हुए वो जाती है और एक टेम्पल में जाके प्रेयर करती है, और उसे समझ में नहीं आता कि अब इसके बाद क्या किया जाए। अब वो आइलैंड में तो वो पहुंच चुकी है, पर इसके बाद क्या होगा। और वो चिंता में उस की को रब करती है 3 बार, और जैसे 3 बार रब करती है तब उसके पास बहुत ही पवित्र आवाज़ उसको सुनाई देती है कि गो नॉर्थ, और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। वो नॉर्थ की तरफ आगे जाती है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे की उसको गाइड करते जाती है वो वहाँ पर चलते जाती है। आखिरी में एक वाइट बीच पर पहुँच जाती है। वहाँ पर एक 16 साल का एक लड़का उस वाइट रूप पहन के आता हुआ दिखता है। वो अपने को बताता है कि मैं एल्डेबरॉन स्टार से आया हूँ, और ये जो आपको की दी गई है वो इंफॉर्मेशन और विजडम का स्टोर हाउस है, और ये हायर हेवनली वर्ल्ड से आपको दी गई है। और इसका कोड मैं बताने आया हूँ। इसका कोड है मैसिमिया, यानोनिया या सेंटे। अगर 3 बार वो कोड बोलेगी तो उसको फ्यूचर दिखाई देगा। नहीं, उसको मालूम नहीं रहता है। वो 3 बार इस कोड को पढ़ती है और उसके बाद उसको अर्थ का फ्यूचर दिखाई देने लगता है, और अपनी भी फ्यूचर लाइफ दिखती है जो अर्थ में उसको निभानी थी। उसके बाद वो समझ जाती है कि मुझे मॉस्टिना ने यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा था, और वो अपनी टीम के पास मुंह वापस लौटती है। वहाँ पे उसको खबर मिलती है कि कैप्रिसिया को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो ओंटारा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे आश्चर्य होता है और वो अपने सीरियस प्लैनेट स्टार में लौट आती है। सीरियस में जब वो लौटती है और काउंसिल की मीटिंग करते रहती है तो एक ऑफिसर कैप्रिसियो को लेकर आता है, और कैप्रिसियो बहुत घबराया हुआ रहता है और उसे फिर से एक लेटर देता है, और उस लेटर में लिखा रहता है जो मॉस्टिना ने उसके दिया था कि कुछ लोग लायरन सिक्योरिटी में के लोग आक्रमणकारियों के साथ मिल गए हैं, और वो सब मिलकर इस टारगेट में कब्जा करना चाहते हैं ताकि लोअर हेवनली वर्ल्ड से कोई भी आत्मा मुक्त होकर हायर हेवनली वर्ल्ड्स में न जाए। और मैंने ही कैप्रिसियो को अटलांटिस और मूव तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था, और ये कैप्रिसियो मिंटाका से भेजा गया है, इसके ऊपर तुम विश्वास करना। उसे आश्चर्य लगता है कि कैप्रिसियो के द्वारा इसको हर बार मॉस्टिना क्यों लेटर देता था। वो हैंडराइटिंग भी मॉस्टिना की मिलाती है, हर बार बिल्कुल सही रहती है उसकी राइटिंग, पर उसे आश्चर्य लगता है कि लायरन के लोग कैसे आक्रमणकारियों के साथ मिलके कोई गलत काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि लायरा के लोग तो बहुत ही मिलनसार वननेस में रहते हैं, लव एंड पीस है उनके पास, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो कहती है कि मैं मिंटाका जाके पता करूँगी, और वो अपने फादर और अपने 2 फ्रेंड के साथ मिंटाका रवाना होती है। मिंटाका एक ईश्वरी प्रकाश का ब्राइट स्टार है जहाँ पर इलोहिम रहते हैं। इलोहिम अर्थात क्रिएटर ऑफ गॉड्स। एसेन्या अपने 2 फ्रेंड जिनका नाम राय और असिया था उसके साथ और अपने फादर के साथ जब जाती है तो आर्केंजल मेट्राट्रॉन उनका स्वागत करता है, और वो बताता है कि बिल्कुल ठीक कहा, ये की आपको जो ये गोल्डन की आपको दिया गया है वो हायर हमारे ही वर्ल्ड से गई हुई है, और हम ही ने कैप्रिसियो को भेजा था और उसने मॉस्टिना का रूप ले लिया, क्योंकि कोई भी रूप ले सकता है वो। और
इस तरीके से हम आपकी सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि कई डार्क फोर्सेस लोग नहीं चाहते हैं कि न्यू ह्यूमन रेस बने, और क्योंकि न्यू ह्यूमन रेस बनेगी तो वो अपनी आत्मिक उन्नति करेगी और डार्क फोर्सेस के कब्जे से बाहर निकल आएगी, और डार्क फोर्सेस कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर वो आर्कएंजल मेट्रोटॉन उनको ब्रह्मांड का रहस्य बताता है कि किस तरीके से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। वो कहते हैं कि ईश्वर जब बिल्कुल शुद्ध चैतन्य रूप में थे और उनके डिवाइन माइंड में एक इच्छा जागृत हुई कि वो कोई फॉर्म लेकर अनुभव महसूस करें। और हम भी कहते हैं ना कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर की लीला है, तो वो बस ब्रह्मांड को बनाकर सभी अनुभव लेना चाहते थे। तो इस तरीके से डिवाइन माइंड से 10 रेस का जन्म होता है, जो पिरामिडिकल शेप की लाइट स्पाइरली वाइब्रेशन के द्वारा हर चीज को मैनिफेस्ट करता है, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, जितने यूनिवर्स हैं इस ब्रह्मांड में, वो सभी बनती हैं। और 10 एनर्जी कोड लेकर कोई भी एक स्पेसिफिक डीएनए बनता है, और हर स्पेसिफिक डीएनए हर जीव जंतु, इंसान या कोई भी पशु, किसी के लिए भी अलग अलग डीएनए कोड बनते हैं, और इस तरीके से पूरी सृष्टि की रचना हुई। और इसीलिए हर मैटर में, हर एनिमल से लेकर हर चीज में, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, सभी में वो ईश्वरी प्रकाश है, क्योंकि उसी 10 रेस से हम सभी मिलकर बने हैं। फिर आर्कएंजल मेट्रोटॉन उनको एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे उनको नींद में इंफॉर्मेशन दी जाती है अपने नए जेनेटिक कोड के लिए, क्योंकि बहुत कठिन काम था ये बनाना, 12 सब स्ट्रैंड्स में डीएनए डालना। और इस तरीके से उनको ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद वो वापस सीरियस आती हैं, जहाँ पे उसको 8 मेल और 8 फीमेल बनाना पड़ेगा। वहाँ पे टीम के साथ आके वो पूरे लाइट ग्रिड्स के टेम्पलेट तो ऑलरेडी लायरा में बन चुके थे, और इस तरीके से वो अपने उनकी बॉडी को, मॉर्फोजेनेटिक बॉडी को अपने सीरियस स्टार में बनाती हैं। उसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है कि जो एक्सपैंडेड वाइब्रेशन है जो उसको दी गई थी, जो भी वो सारे बहुत ही मॉर्फोजेनेटिक ग्रिड बहुत अजीब तरीके से बनते हैं। पहले आउटलाइन बनती है, फिर एक एक ऑर्गन बनता जाता है, और उसके बाद आखिरी में ब्रेन, हेड, लेग सब चीज बन जाने के बाद पूरी तरीके से वो इंसान 8 मेल और 8 फीमेल बन के तैयार हो जाते हैं। पर अभी वो अर्थ पे जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अर्थ एक हार्श स्कूल है। इसलिए इस 8 मेल और 8 फीमेल को रेस्टिंग और प्रिपेयरिंग टाइम के लिए रखना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे तैयार हों उस स्कूल में जाने के लिए। और इस प्रकार उनकी पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार हो चुकी रहती है, अब उनका काम खत्म हो चुका रहता है। और इलोहिम आकर ऑब्जर्व भी करते हैं कि ये जो नमूने बने हैं, जो 8 मेल और फीमेल के बने हैं, वो सही हैं कि नहीं। उनका ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से करने के बाद ही इलोहिम संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं कि एसेन्या और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद जब तक के उसको अर्थ में भेजे, तब तक के एसेन्या को मॉस्टीना की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वो की को बार बार रब करके देखती है कि किस हाल में मॉस्टीना है, पर कभी उसको अपने घर में ही कैद दिखता था, कभी उसको कहीं और कैद दिखता था। वो समझ नहीं पाती है कि मुझे क्या बताना चाह रही है। फिर वो लायरा पहुंचती है अपने फादर और अपनी टीम को छोड़कर, वो सीरियस में से होकर अपने लायरा पहुंचती है, जहां पर वो फिर से उस की के मदद से पता करती है। और उसको तब पता चलता है कि 3 बार रब करने से उसको फ्यूचर दिखता था, पर 9 बार रब करने से उसको प्रेजेंट की सिचुएशन मालूम चलती थी। तो वो प्रेजेंट टाइम में मॉस्टीना कहाँ पे है वो पता करती है कि वो अपने घर में ही कैद है।
उसे 2-3 लोगों ने कैद करके रखा है। वो बहुत मुश्किल से उसके घर में बचते बचाते घुसती है और मॉस्टीना को आज़ाद करती है। उसी समय उसको वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेती है और मॉस्टीना के साथ उसकी दादी के फ्रेंड के घर में काफ़ी टाइम तक के वो दोनों छुप कर रहते हैं, क्योंकि जो आक्रमणकारी थे वो सभी लोग, मॉस्टीना जो भाग चुका है और एसेनिया जो अभी अभी आई है लायरा में, उनको पता चल जाता है तो उन दोनों को तेज़ी से ढूंढते हैं। तो वो काफ़ी टाइम उसकी दादी की फ्रेंड के यहाँ छुप कर रहते हैं। उसका भी बहुत ही प्यारा वर्णन है, बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है उनके उस पीरियड के टाइम में अलग अलग तरीके से। और उसके बाद जब उनको मौका मिलता है तो एसेनिया और मॉस्टीना दोनों स्टारगेट को आक्रमणकारियों से छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि आई ऑफ क्रिएशन, जो पिरामिड के ऊपर आईज बनी हुई थी, वो ढकी हुई है। पर वो कितना भी कोशिश करते हैं तो उसका कवर नहीं निकाल पाते हैं। और अचानक जब वो कोशिश करते रहते हैं तो कैप्रिसियो, जो मॉस्टीना का हम शक्ल था, और 3 मॉस्टीना को लेकर वहाँ पर उतरता है, एक ओवरक्राफ्ट से उतरता है। और वो आश्चर्य करती है कि मेरे पास तो पहले 1 मॉस्टीना था, अब 5-5 मॉस्टीना हो गए। तो वो हंसती है और कैप्रिसियो उनको बताता है कि हमें पता चल गया था कि इस टारगेट पे कब्जा शुरू हो गया है और इसलिए हम आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और वो इस टारगेट को पूरी तरीके से उन आक्रमणकारियों से मुक्त कराता है। उस आइज ऑफ क्रिएशन को जो ढक दी गई थी उसे अनकवर करता है और जितने भी आक्रमणकारी थे उनको मार गिराता है। जब वो मर के गिर जाते हैं तो वो एक टार के रूप में गिरते हैं। और जो उनके बॉक्सेस थे, उनके पास सभी के पास बॉक्सेस थे, तो वो बॉक्सेस में देखते हैं कि क्या है। वहाँ पर भी जब पिरामिड में जाती है मॉस्टीना के साथ अपने आई ऑफ क्रिएशन को खोलने के लिए, तभी भी वहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है। इस तरीके से एसेनिया के पास 2 डायरी थी, दोनों डायरियों को वो कैप्रिसियो को देती है। जब बॉक्स खोला जाता है तब पता चलता है कि उसमें ब्लू कलर की स्पाइरल लाइट थी जो स्टारगेट की मॉर्फोजेनेटिक एनर्जी को नष्ट कर सकती थी। उस एनर्जी को भी, उस बॉक्स की एनर्जी को भी कैप्रिसियो और उसकी टीम नष्ट कर देते हैं। और जो 2 डायरियाँ मिलती हैं वो दोनों डायरियों से उन लोग पता लगाते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। कैप्रिसियो जो कि हायर वर्ल्ड्स का था, उसके काफ़ी ज्ञान था, तो वो पता करके बताता है कि ये जो आक्रमणकारी थे वो डार्विनियंस थे। वो दूसरी गैलेक्सी के हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के पास में ही एक स्पाइरल लाइट की गैलेक्सी है जो कि बहुत ही कम एवॉल्व है और वो बहुत ही अपने को मिसयूज़ करे हैं और उसके कारण उनकी एनर्जी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब उनको सरवाइव करने के लिए किसी और की एनर्जी की ज़रूरत है। उनके पास एक पावर है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और एनर्जी लेने के लिए वो डोमिनेशन एंड कंट्रोल का सहारा करते हैं। और ऐसे लोग जो ग्रीड में हैं या सेपरेशन की फीलिंग रखते हैं या फियर की फीलिंग रखते हैं या पावरलेस महसूस करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उनकी एनर्जी को सक करते हैं। और वो जो एनर्जी सक करते हैं उनसे ही ये डार्विनियंस जिंदा हैं। अगर ये ऐसी सोल्स उनको नहीं मिलेंगी तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और जो भी आत्माएं जॉय, पीस, लव, यूनिटी और वननेस में रहती हैं उनके ऊपर वो कभी भी अटैक नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के रखना चाहिए, ऐसी लव एनर्जी को बढ़ा के रखना चाहिए। तो वो जब डायरी को अनकोड करते रहता है तो उसमें एक चीज लिखी रहती है 29 अजू। अजू का अर्थ तो उसे मालूम चल जाता है। एसेनिया भी अपने की से पता लगाती है कि उसका अर्थ है वर्ल्ड्स एंड। पर 29 का राज न कैप्रिसियो पता कर पाता है, न एसेनिया की उसको हेल्प करती है इसके बारे में जानने के लिए। तो आज तक वो रहस्य बना हुआ है कि 29 क्या, कौन सी, क्या सेंचुरी के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम। पर
अब वो की वापस कर देती है कैप्रिसियो को, क्योंकि अब मॉस्टीना उसको मिल चुका है। और ये कैप्रिसियो उसको बताता है कि ये की तुमको द लैंड उस जगह से आई है जहाँ पर वेयर द सन शाइन बिफोर द डॉन, मतलब उस लैंड से आई है जहाँ पर सूरज उगने के पहले ही भोर हो जाता है। और अब जब वो अर्थ में दूसरे जन्म लेगी तब उसको एक आंतरिक चाबी दी जाएगी जिसमें वही ज्ञान होगा, वही विजडम और इन्फॉर्मेशन होगी जो इस की में है। इसके कारण वो अर्थ पर जितने भी पृथ्वीवासी हैं उन लोगों की आत्मिक उन्नति में वो सहायता करेगी। और इस तरीके से वो अर्थ को भी वही जगह बना देगी जैसे जिस जगह से वो आई थी। और इस तरीके से एसेन्या अपने सीरियस लौटने के प्लान बनाते रहती है। और क्योंकि अब उसे अर्थ पर जन्म लेना है और मॉस्टीना से वो विदा लेती है। बहुत ही भावुक कहानी है उस समय, क्योंकि अब उसे पता नहीं कितने जन्म लेकर उसे फिर से मॉस्टीना मिलेगा और वो अपने पुराने लायरा में या अपने हायर वर्ल्ड्स में जा पाएगी। पर मॉस्टीना उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम जब अर्थ में जाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत सारी ऐसी स्टार की सोल्स जाएंगे पृथ्वी पर, और सभी लोग आप लोग तुम लोग सब लोग मिलकर वहाँ के लोगों को अवेकन करोगे और लोगों को अपनी डिविनिटी का आभास कराओगे। और जब काफ़ी जन्म लेने के बाद जब तुम्हारा ये पूरा डिवाइन प्लान ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आऊँगा। इस तरीके से एक दूसरे से वो विदा लेते हैं। और उसके बाद सीधा कहानी पहुंचती है फिर से एक गैलेक्टिक मीटिंग में। अब 1,00,000 वर्ष बीत चुका है, अर्थ के 4 युग खत्म हो चुके हैं। 3rd डायमेंशन से अर्थ 5th डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। और अब जो 2012 से 2033 तक के हमको सुनहरा मौका मिला है, उस समय की गैलेक्टिक मीटिंग के बारे में जिक्र किया गया है कि एंटेरस में फिर से मीटिंग होती है। और एसेन्या मॉस्टीना बताता है कि एसेन्या पृथ्वी में कई जन्म लेने के बाद अब एटलांटिस में रहती है, जिसे आजकल न्यूजीलैंड कहा जाता है। और अब अर्थ में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी इवॉल्व होते जा रहे हैं। अब हमको और आगे क्या स्टेप करना है। तब अल्फा सेंटूरी को कहा जाता है कि आपने वायदा किया था कि जब अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ जाएगी तब आप अपनी फाइनली ट्यून्ड नर्वस सिस्टम को देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो अल्फा सेंटूरी बिल्कुल मान जाता है, क्योंकि वो अभी पृथ्वी के जितने भी लोग के आत्मिक उन्नति है उनको देख के वो प्रसन्न है। अब चूंकि डीएनए बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब वो किस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को हम लोगों तक पहुंचाएगा। तो अल्फा सेंटूरी कहता है कि मैं अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी एनर्जी को थॉट्स के द्वारा ट्रांसमिट करूंगा जितने भी लोग वहाँ पर उत्सुक हैं इस एनर्जी को लेने के लिए। और जो एसेन्या वर्ड्स बोलेगी उसमें हमारे स्टार की एनर्जी होगी। और इसके द्वारा जितने लोग भी अपने आप को उन्नति के पथ पे ले जाना चाहते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। 2012 से इनकी अल्फा सेंटूरी की हमको एनर्जी मिलने लग गई है। आप खुद भी सोचिए कि पिछले 10 सालों में हमने जितनी टेक्नोलॉजी का, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, कोई भी चीज़ हो, हर टेक्नोलॉजी में हमने बहुत प्रगति करी है। तो ये हमको आभार मानना चाहिए अल्फा सेंटूरी का, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर दिया। और उनकी एनर्जी आज भी जूडी सतूरी की हाथों और आवाज़ और उनकी आँखों के द्वारा हर एक तक पहुँच रही है। मॉस्टीना कहता है कि जो लोग इवॉल्व होंगे इस पीरियड में वो हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
और हायर वर्ल्ड्स की तरफ वो चली जाएंगी। पर कुछ लोग जो नहीं हो पाएंगे वो फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर हमेशा हायर सोल्स रहेंगी जो उनको गाइड करते रहेगी और आत्मिक उन्नति में उनकी सहायता करते रहेगी। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है और मॉस्टीना कहता है कि बस सभी लोग आप यही महसूस करिए कि हम सब शांति में हैं और सब कुछ ठीक है। अब आपने इस कहानी को सुनने के बाद महसूस तो कर ही लिया होगा कि जो हमारी नायिका थी एसेन्या, वो हमारी जूडी सतोरी है जो न्यूजीलैंड में जन्म लेकर अपने काम को पूरा कर रही हैं। अब मॉस्टीना कैसे मिलेगा? तो आपको मैं बताऊं कि जब उनकी पहली मुलाकात टिम नाम के व्यक्ति से मिली थी, तो टिम ने उसको पहला सेंटेंस यही कहा था कि मैं तुम्हें चांद सितारों के पास वापस ले जाने आया हूँ। और ये सुनते ही जूडी को लग गया कि ये वही है और उसी जगह से आया है जहाँ से मैं जो मुझे की दिया था, सनशाइन बिफोर द डॉन वाली जगह से ही आया है और मुझे लेने आया है। और उस टिम से उसकी शादी हो जाती है और अभी उनके बच्चे हैं, वो ग्रैंड मदर भी है, अपने पोते पोतियों के साथ बहुत खुश है और अपने डिवाइन प्लान को पूरा कर रही है। चूँकि मॉस्टीना का कोई डिवाइन प्लान नहीं था इस काम को करने का, इसलिए वो उसमें सिर्फ जूडी की मदद कर रहा है। और जूडी अपनी पूरी टीम के साथ पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को ये एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। आप लोगों ने अगर वर्कशॉप में अटेंड किया है तो आप भी उनकी एनर्जी को फील कर पाते होंगे। मैंने 2 वर्कशॉप उनके अटेंड किए हैं और वाकई उनकी जो लाइट लैंग्वेज जो वो बोलती हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से बोलती हैं और एक अलग ही टाइप की वाइब्रेशन फील होती है हमको। तो ये यहाँ तक के मैंने आप लोगों को इसकी समरी बता दी। मैं सोचती हूँ कि आपके मन में भी एक बार लालच आ रहा होगा कि हमें भी हायर वर्ल्ड्स की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने आज से ही अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि हम ऐसे काम करें ताकि हमारा पृथ्वी पर आना रुक जाए और हमारी यात्रा हायर डायमेंशन की तरफ हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। और इस सेशन को ख़त्म करने के पहले मैं 10 मिनट आप लोगों को मेडिटेशन कराना चाहूँगी, जिसमें लायरा की सॉन्ग को मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी और आप महसूस करेंगे कि वो वाकई हमारी ट्रू होम की पुकार है। तो आप सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए, उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए इस म्यूज़िक को आप दिल से महसूस करिए।
अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर ले जाइए और 5 सेकंड के बाद अपनी आँखों को खोल लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये म्यूज़िक आपको YouTube में मिल जाएगी और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स लोगों के साथ इसके ज्ञान को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर वर्ल्ड्स की तरफ जाने के लिए उत्सुक हों। तो आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।